दोस्तों, इफ़ेक्टिव पोजेस ड्रॉ करने के लिए जेस्चर ड्राइंग क्यों ज़रूरी है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ऐसे पोजेस ड्रॉ करने हैं जिनको देखकर लगे कि वो ज़िंदा है, उनमें एक जान हो, उनमें एक वो इंटरेस्टिंग हो बहुत, तो उसके लिए आई थिंक आपको एक ऐसी चीज़ की स्टडी करनी चाहिए जो कि यू नो आपके पोजेस को, अगर वो अच्छा हो तो आपके पोजेस को, आपकी फिगर ड्राइंग्स को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर देता है, वो इन्हांस कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेस्चर ड्राइंग की। आपने थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा। और दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जो अप एंड कमिंग आर्टिस्ट्स होते हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स होते हैं, वो फंडामेंटल्स, बेसिक्स को इग्नोर करके एडवांस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज़ नॉट द आइडियल वे टू गो। सो आई फील कि हमें बेसिक्स की सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था एनाटमी को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसका एक फॉलो अप वीडियो बनाऊं जो कि जेस्चर्स के बारे में बात करेगा, विच इज़ लाइक बेसिक ऑफ द बेसिक ऑफ एनाटमी। सो या बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्राइंग की बात करें, आई थिंक हमें एक ह्यूमन एनाटमी की एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम आगे जाके जेस्चर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एंड्रयू लूमिस, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेजेंडरी अमेरिकन इलस्ट्रेटर थे, उनका जो है मेल एनाटमी का जो है मॉडल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये भी बता दूँ दोस्तों कि जब मैं शुरुआत में एनाटमी सीखने जा रहा था, तो मैंने एंड्रयू लूमिस की ही बुक से जो है एनाटमी सीखने की शुरुआत की थी। बुक का नाम है फिगर ड्राइंग फॉर ऑल इट्स वर्थ, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक टू लर्न बेसिक एनाटमी। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इवन जो जिनको एडवांस एनाटमी सीखनी है, आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। एनीवे, तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन फिगर होता है उसको हेड्स में मेजर किया जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है जो नॉर्मल हेड, नॉर्मल एनाटमी होती है एक नॉर्मल बंदे की, नॉर्मल इंसान की, वो उनके अकॉर्डिंग 7.5 हेड्स की होती है। फिगर जो है उसकी हाइट 7.5 हेड्स की होनी चाहिए। और दोस्तों, ये भी बता दूं कि यहाँ पे हेड्स को एज अ यूनिट कंसीडर किया जा रहा है। फीट या इंचेस की बात नहीं हो रही, या मीटर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हेड को, मतलब एक हेड की लेंथ कितनी है उसको एज अ यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट है, सपोज 1 हो गया, तो एंड्रयू लूमिस कहते हैं कि जो नॉर्मल इंसान होगा उसकी आइडियल हाइट होनी चाहिए 7.5 हेड्स की। तो यहाँ पे उन्होंने 7.5 हेड्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक आइडियलिस्टिक बॉडी क्या होनी चाहिए उसके लिए दे रखा है, जो कि उनके हिसाब से 8 हेड्स का होना चाहिए। और फैशन में जो भी बंदे जाएंगे, मतलब एक मॉडलिंग करने जाएंगे, तो उनके लिए उन्होंने मेल एनाटमी रखी है 8.5 हेड्स की। और जो हीरोइक होंगे, मतलब जो डेविड हो गया, माइकल एंजेलो का डेविड, आई डोंट नो उसकी एक्चुअल हाइट क्या ली है माइकल एंजेलो ने, बट एंड्रयू लूमिस के अकॉर्डिंग जो हीरोज़ होंगे, हमारे सुपर हीरोज़ ही मान लीजिए, सुपरमैन या बैटमैन, उनकी हाइट होनी चाहिए 9 हेड्स की, जो कि आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में बहुत ऊपर है एंड हीरोइक भी लगता है। और साइड में भी इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है, जो शोल्डर्स का
डिस्टेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, वो उनके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल बंदे में होना चाहिए 2 हेड्स का। मतलब इस लेंथ को यहाँ से यहाँ जो है इसको हमें यहाँ वर्टिकली लाना पड़ेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली लाना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से जो नॉर्मल इंसान है उसकी 2 हेड्स की वो होनी चाहिए हॉरिजॉन्टली, और जो आइडियलिस्टिक है उसकी 2.25 नहीं 2/1/3 होना चाहिए। उसके अलावा जो फैशन वाला है वो 2/1/3 या फिर 2/2 होना चाहिए, और जो हीरोइक है उसका 2/2/3 होना चाहिए, जो कि एक आइडियल लेंथ होना चाहिए शोल्डर्स का। और उसके अलावा दोस्तों गौर करने लायक एक और बात इसमें ये है ह्यूमन एनाटॉमी में कि आप चीज़ों को हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है, एक हेड के टॉप से लेके आपको क्रॉच तक का पता है, तो आपको ये इसमें इजी हो जाता है जानना कि पाँवों की लेंथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, जो कि इसके इक्वल होता है, टॉप के इक्वल। और उसी के हिसाब से आप हाथों को भी अगर आपको एल्बो तक की लेंथ पता है उसकी, तो आप आराम से बाकी की लेंथ उसके इक्वल निकाल के वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे आप लेग्स की भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ अपने नीज तक का अगर आपको पता है तो बाकी का भी उसी के सेम ही होगा। हमारे इंडिया के लेजेंडरी आर्टिस्ट धीरज वर्मा जी कहा करते थे इसको 50% रूल। और मैं पर्सनली इसी को ध्यान में रखते हुए फिगर्स ड्रॉ करता हूँ। इससे मतलब एक्यूरेट तो नहीं आती चीज़ें, ऑब्वियसली हम कंप्यूटर तो है नहीं कि सारी चीज़ें एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दें, बट ये एक अच्छा खासा बॉल पार्क दे देता है आपको चीज़ें कैलकुलेट करने का, विच इज़ प्रीटी हेल्पफुल इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि मैं उसी का वो करता हूँ, क्या कहते हैं, उसी को अप्लाई करके एनाटॉमी की करेक्शंस करता हूँ। और हाँ, तो आई थिंक दिस गिव्स अस अ बेसिक आइडिया अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जेस्चर्स की ओर। तो दोस्तों अब आते हैं जेस्चर्स पे। तो दोस्तों जेस्चर्स को अगर मैं सीधे शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो वो आई थिंक ये होगा कि आपके उठने बैठने या कुछ भी करने का जो ढंग है, आपकी बॉडी जिस तरीके से उसको करती है उसको जेस्चर्स आप बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में दोस्तों एक फोर्स एक्ट कर रही होती है हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो, और वो फोर्स जो हमें दिखता है एक टैंजिबल फॉर्म में बॉडी में, उसको आप जेस्चर कह सकते हैं। और क्यों ज़रूरी है ये जेस्चर्स अगर आप पूछें तो उसका जवाब ये होगा दोस्तों कि जेस्चर्स के बिना आपकी जो फिगर्स हैं उनमें बिल्कुल भी कोई जान नहीं होगी, वो बेजान से नज़र आएंगे, क्योंकि जो वो फोर्स है वो नज़र ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपका फिगर जो है कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ एक्शन नहीं हो रहा उसमें, बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग सा, बिल्कुल डल सा नज़र आएगा, मतलब कि बेजान। तो दोस्तों जब भी जेस्चर्स की बात होती है तो हाँ एक टर्म सामने आता है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, एक सेकेंड, हाँ, लाइन ऑफ एक्शन। दोस्तों लाइन ऑफ एक्शन जिस फोर्स की मैं बात कर रहा था उस फोर्स को डिनोट करता हुआ एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि ये है कि मतलब वो फोर्स किस तरीके से, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसी को हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। एंड जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इस फिगर में फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है,
तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं जनरली लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो एक कर्व में होता है, एक आर्क में होता है, क्योंकि हम इस लाइन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लाइन होती है, इसीलिए तो जो भी एक्शन हो रहा होता है तो वो ऐसे ही हम इसको दिखाते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पैक्टफुल, दैट हैज़ मोर फोर्स। तो यूँ तो लाइक जिस फोर्स की मैं बात कर रहा था वो हो सकता है कि एक से ज़्यादा जगहों पे एक्ट कर रहा हो हमारी बॉडी पे, किसी भी एक जेस्चर को फॉर्म करते हुए। जैसे अगर आप इसमें देखें तो ये इधर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर भी एक्ट कर रहा है और इधर भी एक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें से एक प्राइमरी पॉइंट होता है जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और उसी को हम लाइन ऑफ एक्शन कंसिडर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जेस्चर्स की स्टडी कैसे कर सकते हैं। लाइक पिछले वीडियो में मैंने सिंप्लीफाई करना बताया था, तो उसी ढंग से आपको सोचना होगा। आप पहले लाइन ऑफ एक्शन के बारे में सोच सकते हैं एंड देन एक फिगर को सिंपल तरीके से सोच सकते हैं। Something like this. ये बता दूं कि मैं इसमें कोई डिटेल कैच करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसमें जो इस लेडी के बॉडी के अंदर फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही एक चीज़ है जो हमारे पोजेस को जिंदा या मुर्दा बना सकती है। कुछ इस तरीके से एक और ट्राई करते हैं। जैसे कि ये फोर्स है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है या फिर इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका जेस्चर कैच करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से। उसके अलावा हम एक और फिगर देखते हैं दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फोर्स है, ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो हम इसकी जो लाइन है इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं जब देख के बना रहा होता हूँ तो चीज़ों को ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ। आई थिंक मुझे कैलकुलेशन का ध्यान रखना चाहिए।
तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चीज़ों को सिंपल तरीके से अगर आप सोचते हैं तो जेस्चर पकड़ने में ज़्यादा आसानी होती है। और अगर आपके फिगर्स अगर जेस्चर ड्रिवन होंगे ना कि डिटेल ड्रिवन, आई डोंट नो कितना क्लियर है ये, तो आई थिंक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आपको पोज की एसेंस दिखानी है, एक्शन की एसेंस दिखानी है, ना कि डिटेल। अब में भी कुछ लोग डिटेल में ज़्यादा वो रखते हैं, बट मैं पर्सनली जो एसेंस है वो दिखाने में यकीन रखता हूँ। आई थिंक दैट इज़ a more effective way of communicating what you are thinking जी। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग जेस्चर को कैप्चर कर सकते हैं। तो होपफुली ये 3 एग्जांपल्स काफ़ी होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन जेस्चर्स के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आगे जाएं और इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करें जेस्चर्स के बारे में। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप लाइफ स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, जेस्चर्स की लाइफ स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जेस्चर्स का जैसे मैंने बताया था कि मतलब यही है कि आपके फिगर्स में लाइफ लाना। और फोटोग्राफ्स या वीडियोस से ज़्यादा ज़िंदगी होती है आपके आसपास के जो भी चारों तरफ लोग घूम रहे होते हैं उनमें। नथिंग इज़ मोर अलाइव देन दैट। सो या आई वुड सजेस्ट यू डू दैट। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके फिगर्स में आप इम्प्रूवमेंट बहुत ही जल्द देखेंगे अगर आप लाइफ स्टडीज़ करते हैं तो। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, जैसे आप हर अच्छी चीज़ को करते हैं शेयर। और घिसा पिटा लाइन था। और हाँ, तो या आई होप यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। और बिना स्किप किए देखा तो स्पेशल थैंक्स। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।